फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विधिक सेगमेंट में हम एविडेंस एक्ट का पार्ट 2 बनाएंगे। तो पिछले सेगमेंट में मित्रों हम आपको मेडिकल्स, उसके बाद आईपीसी, सीआरपीसी, अन्य छोटे छोटे एक्ट के संबंध में आपको हम जानकारी दे चुके हैं। आज एविडेंस एक्ट 1872 का पार्ट 2 के संबंध में 56 से लेकर 167 धाराओं का शार्ट और विस्तृत दोनों अध्ययन डिस्क्रिप्शन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो आपकी जानकारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मित्रों, नवीनतम साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो भी विधियों का उल्लेख किया गया है वो जानकारी आपके लिए मित्रों बहुत ज़रूरी है। धारा 57 न्यायालय के पश्चातवर्ती तथ्यों का अपेक्षा करने के लिए बाध्य व अंतोष में परिवर्तित कर सकता है। जब पश्चातवर्ती घटनाएं घटित हो और उस न्यायालय के संज्ञान में लाया जाए कि न्यायालय के संज्ञान ऐसे पश्चातवर्ती घटनाओं को संज्ञान में लाए जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। न्यायालय के यह संप्रेषण किया गया था किराएदार के अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को नकारने के लिए एक विलंबित प्रयास किया गया था। त्यों पश्चातवर्ती घटनाओं को लाने के लिए विलंबित व निरुत्साहित भाव वाले प्रयास को ग्रहण नहीं किया जा सकता है, जो भवन स्वामी बेदखली डिग्री प्राप्त करने से वंचित कर सके। यह है धारा 57 के अंतर्गत प्रावधानित है। ये राम निवास गागर बनाम ज्योतिर्दास AIR 2003 SC का है। ये उसी 57 का ही पार्ट 2 है। भवन स्वामी को सद्भाविक आवश्यकता को परीक्षण कार्यवाही के लिए संस्थित किए जाने की विधि पर किया जाना चाहिए। ये मृतक भवन स्वामी को सद्भावना पूर्वक आवश्यक समाप्त किया गया, क्योंकि भवन स्वामी को विधिक प्रातिनिधित्व पुत्र की अपील से लंबित रहने के दौरान वयस्क हो गए थे और संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए अधिकृत थे। अतएव भवन स्वामी के सद्भाविक आवश्यक के परिप्रेक्षण कार्रवाई के संस्थित किए जाने की तिथि पर किया जाना चाहिए। पश्चातवर्ती घटना यानी भवन स्वामी की मृत्यु सुसंगत नहीं थी। ये मित्रों शकुंतला बनाम नारायण दास AIR 2004 का है। धारा 59 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कुएं से शव की बरामदगी की वैधता। जहां पंचनामा साक्ष्यों को साक्ष्य की और पंचनामा रिपोर्ट और उसके हस्ताक्षर उपस्थित में साबित नहीं किया जा सकता था, किंतु जहां तक बरामदगी के संबंध और अन्वेषण अधिकारी इस संबंध पर प्रत्यक्ष साक्षी था और उसके साक्ष्य तब तक अविश्वास नहीं किया जा सकता जब तक झूठे साक्ष्य निर्मित करने का हेतु न हो। ये मित्रों 59 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। ये राधाकांत बनाम स्टेट ऑफ झारखंड का है। ये धारा 61 में ऐसे दस्तावेज जिस पर 6 मास के पूर्व तिथि का चिपका हुआ स्टंप लगा हो कोई साक्षिक मूल्य नहीं है। ये मित्रों जान लीजिए, जहां दस्तावेज स्टाम्प की खरीदारी की तिथि के 6 मास के पूर्व तिथि का स्टाम्प लगा हुआ वहां पर अब निर्धारित किया गया है कि ऐसे दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर 6 महीने के पूर्व का है वो स्टाम्प पेपर, तो वो मान्य विधिक व्यवस्था में मान्य नहीं है धारा 61 के अनुसार। धारा 61 और 144 दस्तावेजी साक्ष्य हैं। धारा 61 से लेकर 114 धारा 61 से 114 दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के ढंग के संबंध की आपत्ति है। सबूत के ढंग के संबंध में आपत्ति और समुचित अवस्था को उठाया जा सकता है, जहां पक्षकार को ऐसी आपत्ति से निपटने के लिए अच्छे ढंग से सबूत का आश्रय लेने और सामर्थ्य करती है। निर्माण के लिए आपत्ति व निपटाने से अधिक अच्छे ढंग को सबूत आग्रह करने के लिए सामर्थ्य करती है। निर्माण को ध्वस्त किए जाने के अधिभोग प्रश्न पत्र को वादी द्वारा यह दर्शाने के लिए पेश किया गया था कि उसे प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया अनियमितता के संबंध में सबूत के ढंग में आपत्ति प्रतिवादी द्वारा उस समय से की गई जब तक दस्तावेजों को दिखाया गया रपूति इसे पश्चातवर्ती अवस्था से उठाया गया अस्वीकृति उचित थी, क्योंकि अवधारणा की जाएगी कि प्रतिवादी ऐसे अनियमितता को माफ कर दिया था। ये मित्रों इसमें हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सतपाल गुप्ता की है, AIR 2006 का है। धारा 61 से 114 में दस्तावेजी साक्ष्य की प्रामाणिकता। ये जहाँ विद्युत परिषद के दस्तावेज पेश गए थे, विद्युत परिषद के विषय में अवधारणा की जा सकती थी, उसके सामान्य अनुक्रम दस्तावेज को अनुचित रखा गया। दस्तावेजों को इस आधार पर चुनौती दी गई कि कूट रचित थे, उनको सामर्थ्यकारों को दस्तावेजों के अभाव में मान्य नहीं थे। मित्रों ये है जामिया ग्लास इंडस्ट्री इंदौर का ये केस है, AI 2006 का है।
तो इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि अगर समर्थनकारी दस्तावेज के अभाव में वो मान्य नहीं थे। धारा 62 स्पष्टीकरण है इसमें। पुलिस थाना दैनिक व प्रतिदिनिक पृष्ठों में से की वैधता, जहां पुलिस थाना दैनिकी जीडी जिसे कहा जाता है मित्रों द्विप्रतीक पृष्ठों में है, उसके पृष्ठों के कार्बन प्रति उस प्रक्रिया को तैयार की गई जिसके द्वारा प्रथम प्रति तैयार की गई थी, वहां पर अब निर्धारित किया गया प्रत्येक प्रति शेष अंतर्वस्थाओं की प्राथमिक साक्ष्य थी। ये प्राथमिक साक्ष्य जीडी वगैरह ये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है, वो प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है और मानी जाएगी। ये राजेश राय बनाम स्टेट ऑफ सिक्किम का है, ये 2002 का है। तो जीडी अगर न्यायालय तलब करता है और पेश की जाती है तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है, मान्य है। धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य निर्णयन, प्राप्त साक्ष्य पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय द्वारा तब न्यायालय तक नहीं पहुंच पाए। केवल साक्षी के कथन के आधार पर जो भी प्रश्न प्रतिकारी द्वारा उठाया गया था, प्रश्न की यदि कोई पक्षकार द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, वह वास्तविक साक्ष्य होगा। किसी परिस्थिति में द्वितीयक साक्ष्य, ये धारा 63 के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है, अगर साक्षी की मृत्यु हो जाती है या साक्षी किसी भी कारण से अक्षम पाया जाता है, चलने फिरने में असमर्थ है, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी स्थिति में वो डॉक्यूमेंट जो प्रस्तुत किया गया उस साक्षी के द्वारा द्वितीयक साक्ष्य के रूप में उसको पेश किया जा सकता है और साबित किया जा सकता है किसी अन्य साक्षी से, तो ये साक्ष्य विधि में मान्य होगा। ये व्यवस्था भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 63 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। धारा 65 हत्या के मामले में साक्ष्य में दस्तावेज की ग्राह्यता, संबंधित दस्तावेज थाना अध्यक्ष पुलिस थाना द्वारा चिकित्सक के समक्ष अब लिखित किया गया कि मृतक के कथित बयान में छाया प्रति अन्वेषण अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि उसके मृतक की मृत्यु के पूर्व उपनिरीक्षक उस कागज प्राप्त किए गए विद्यमान कागज एवं अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल किए गए थे, उसे साबित किए बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता था। ये मित्रों धारा 65 के अंतर्गत ये है। ये मनोहर सिंह बनाम 2005 का क्रिमिनल उत्तरांचल जजमेंट है ये। तो ये अन्वेषण के संबंध में, ये हत्या के संबंध में इस प्रकार से साक्ष्य दिया गया, अगर चिकित्सीय साक्ष्य ऐसा है तो अधिकारी द्वारा जो दाखिल किए गए हैं साबित किए बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। जब तक कोई अधिकारी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर दाखिल किया है तो जब तक वो न्यायालय में साक्ष्य साबित नहीं किया जाएगा तब तक वो मित्रों मान्य नहीं होगा धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार। ये धारा 65 में अपीली अवस्था में दस्तावेज साक्ष्य को पेश करना अनुज्ञात किया गया है। ये धारा 65 में अपील की अवस्था में कोई दस्तावेजी साक्ष्य है और उसको भी माना गया है जो पेश किया गया है। धारा 65 में है किसी विवाद के निर्णय के लिए द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकारोक्ति है। ये किसी वाद निर्णय के लिए, अगर कोई निर्णय में अगर कोई वाद है उसके साक्ष्य में अगर द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो वो स्वीकारोक्ति है, स्वीकार किया जाएगा। धारा 65 में ही व्यवस्था है। धारा 65 के अंतर्गत दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य की संस्वीकृति, अपंजीकृत अस्टाम्पित वास्तविक दस्तावेज थे। लिखित की परिभाषा के अंतर्गत वास्तविक लिखित न कि फोटोकॉपी अस्टाम्पित दस्तावेज की फोटोकॉपी परिबद्ध करने के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा अपंजीकृत दस्तावेज संपार्श्विक उद्देश्य के लिए स्वीकार किया जा सकता है। कोई ऐसे संपर्क करने के लिए उद्देश्य के संबंध में कि नहीं इससे ये कनेक्ट हो रहा है तो उसके संबंध में तो ये मान्य है, अपंजीकृत कोई दस्तावेज अगर पेश किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस का के संबंध में लागू नहीं होगा। धारा 65 के अंतर्गत ये प्रावधानित किया गया है। धारा 65 में किसी वाद के निर्णय के पश्चात दस्तावेज को द्वितीयक साक्ष्य के संबंध में स्वीकारोक्ति, किसी भी वादी के दावा द्वारा प्लाट के स्वामी और अभिकथन के प्रतिवादी के अतिक्रमण किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संमत 1986 के लिखित थे और वास्तविक लिखित के लिए कोई भी निर्णय नहीं दिया गया, जबकि प्रतिवादी द्वारा दावा के दस्तावेज की फोटोकॉपी पूरा नहीं करते हैं। ये शंकरलाल बनाम सिविल जज का है और ये शाहजहाँपुर के संबंध में दिया गया निर्णय है। ये स्वीकारोक्ति है इसके संबंध में। इस तरीके से ऐसे कोई अगर निर्णय दिया गया है तो वो स्वीकारोक्ति के रूप में माना जाएगा। धारा 65 से 77 तक, धारा 65 से मित्रों साक्ष्य अधिनियम 77 तक द्वितीयक साक्ष्य के संबंध में विवरण दिया गया है। लोग दस्तावेज की प्रामाणिकता पेश किया जाना, रजिस्ट्रीकृत विलेख, जो लोग दस्तावेज माने गए हैं मित्रों वो रजिस्ट्रीकृत विलेख है। दस्तावेज की प्रमाणित प्रति जिसे निबंधन अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, लोग दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है।
अतएव इसे लोक दस्तावेज ऐसे लोक दस्तावेज के भाग के रूप में जिसका यह प्रतीक होना तात्पर्यित है, जो अंतर वस्तुओं को सबूत में पेश किया जा सकता है। ऐसे अधिनियम की धारा 65 अंगा सहपठित धारा 77 के अधीन लोक दस्तावेज द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री ऑफिस का है मित्रों, तो सेकेंडरी साक्ष्य के रूप में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है और विधि व्यवस्था में वो मान्य है। 65 अंगा से लेकर 77 तक इस व्यवस्था में। रेखा रानी बनाम रत्नश्री जैन का है ये मामला, 2006 का है, MP का है ये मामला। ये धारा 66 साक्ष्य में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों को प्रमाणित प्रतियों की अंतर्वस्तु की ग्राह्यता। अगर रजिस्ट्रीकृत प्रमाणित दस्तावेज है तो वो ग्राह्य के रूप में साक्ष्य मानी जाएंगी। ये पेरियार स्वामी बनाम पेरियार स्वामी के अंतर्गत है AIR, ये 2004 का मद्रास का है ये। धारा 67 बेदखली के वाद में किराएदार की रसीद के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्य का सबूत। विधिक स्थिति विवादित नहीं, न्यायालय द्वारा प्रदर्शन के रूप में दस्तावेज को पेश किया जाना उस चिन्हांकित को इसकी अंतर्वस्तु को सम्यक सबूत माना जा सकता है, जिसके निष्पादन में ग्राह्य साक्ष्य द्वारा सबूत किया जाना चाहिए। उन व्यक्तियों के संबंध में इसके साक्ष्य द्वारा विवादित तथ्यों की सत्यता की दायित्व लेने और उसकी स्थिति या उस स्थान पर भिन्न भिन्न हो जाती, जहां ऐसे दस्तावेज पेश किए जाते हैं जिन्हें विरोधी पक्षकार द्वारा ग्राह्य कर लिया जाता है, उन पर हस्ताक्षर भी स्वीकृत कर लिया जाता है। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा उन्हें प्रदर्शन के रूप में चिन्हांकित किया जाता है। अतएव अपीलार्थी की ओर से पेश की गई इस बहस की कोई बल नहीं, और चूंकि प्रदर्शन का चिन्ह किराए की रसीद के पिछले हिस्सों का उस स्थान का निकट किया गया है और जहां वादी की स्वीकृत हस्ताक्षर के संपूर्ण किराएदार रसीद की स्वीकृत दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता है। किराएदार की रसीद इस संबंध में दस्तावेज के रूप में नहीं मानी जा सकती है, जहां की जब तक वो मकान मालिक के द्वारा प्रमाणित न किया गया हो कि ये रसीद हमारे द्वारा दी गई है रसीद, इसलिए रसीद वो किराएदार की रसीद मान्य मित्रों नहीं होगी। ये नर्मदा देवी गुप्ता बनाम वीरेंद्र कुमार जायसवाल केस है, 2004 SC का है ये इसमें प्रावधानित ये व्यवस्था मित्रों दी गई है। धारा 68 दान विलेख निष्पादन सबूत अनुप्रमाणन साक्षी परीक्षा आवश्यक नहीं तथा प्रतिवादी द्वारा दान विलेख को निष्पादन को स्वीकार कर लिया था। ये हनुमप्पा बनाम भीमप्पा का AIR केस कर्नाटका का है। धारा 74 पुलिस अधिकारी के द्वारा स्थान निरीक्षण मानचित्र व ज्ञापन को की गई प्रविष्टियों को लोक दस्तावेज हैं। पुलिस अधिकारी लोक सेवक होता है मित्रों, और स्थल निरीक्षण मानचित्र और ज्ञापन अपने शासकीय कृत्यों के निर्वहन से तैयार किया गया है अभिलेख है, और ऐसे अभिलेख की गई प्रविष्टियां धारा 35 के अधीन सुसंगत तथ्य हैं। इस प्रकार दस्तावेज लोक दस्तावेज है, इसलिए साक्ष्य में ग्राह्य है। मित्रों, जहां इन्वेस्टिगेशन अफसर किसी लोक सेवक माना जाता है, जहां भी किसी साइट प्लान का कोई ऐसे घटना स्थल का निरीक्षण नक्शा नजरी तैयार करता है, तैयार करने के बाद न्यायालय में दाखिल करता है, तो लोक दस्तावेज माना जाएगा, वो ग्राह्य माना जाएगा है। अपितु उस पुलिस अधिकारी के द्वारा न्यायालय के समक्ष साबित किया जाए कि नक्शा नजरी मेरे द्वारा बनाया गया है और इसमें ये चीज़ें दर्शित की गई हैं जो घटना के संबंध में है, जो इस तरीके के विलेखों के संबंध में है, जो भी तथ्य उसमें दर्शित किए जाएंगे वो न्यायालय द्वारा ग्राह्य और मान्य साबित होने के बाद ये व्यवस्था मित्रों इसमें दी गई है। ये राजस्थान सड़क परिवहन निगम नंद किशोर AIR 2001 का है, इसमें प्रावधानित किया गया है और माना गया है ग्राह्य के रूप में। धारा 85 मुख्तारनामा के झूठे दस्तावेज को लिखित अपेक्षित विभाजन संबंधी समझौते याचिका दाखिल की गई। अब कथित मुख्तारनामा को प्रत्यार्थी कपट टेंशन ये किया गया था, समझौता अभिलेखन कर लिया गया। प्रत्यर्शी समझौता याचिका का पक्षकार नहीं था। मुख्तारनामा के निष्पादित किए जाने के संबंध में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी। मुख्तारनामा असत्य दस्तावेज था और इसके आधार पर प्रत्यर्थी और उसके वैध अंश से वंचित करने के लिए अभिलिखित समझौते आपात किए जाने के लिए दायी था। मित्रों, इसमें ये शिवलिंगाप्पा बनाम इंदुमती है, भीमप्पा तेली AIR कर्नाटका के केस है, इसमें व्यवस्था दी गई है। तो ये मुख्तारनामा के झूठे दस्तावेज समझौते जो है अपेक्षित नहीं है, धारा 85 के अंतर्गत साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित है। धारा 91 से 92 दस्तावेजी साक्ष्य का दायित्व। मित्रों, बेदखली के बाद में इस आधार पर संचित किया गया कि वादी विवादित घर में अन्य स्वामी था, उसके भाई के अनुयायी रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा दर्शाया गया है, जहां संपत्ति वादी के नाम ही खरीदी थी।
उसमें यह उल्लिखित नहीं था कि भाइयों का कोई भागीदार उसमें था। भाइयों से मौखिक बयान दिया था कि उसने घर में क्रय करने का योगदान किया था। उक्त तथ्य के अन्य साक्ष्य में साबित नहीं किया गया था। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य की अपेक्षा मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद को खारिज किया जाना उचित नहीं था। ऐसी स्थिति में मित्रों 91 से 92 के संबंध में अगर मौखिक साक्ष्य भी अगर आ जाता है और पारिवारिक उसके क्रम के अनुसार अगर वो उसमें पाई जाती है, उसकी भागीदारी पाई जाती है, तो इस आधार पर ये बात खारिज नहीं किया जा सकता। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में 91 से 92 के रूप में उसका एक दायित्व बनता है और ये साक्ष्य के रूप में ग्राह्य माना जाएगा। तो खारिज वाद का खारिज किया जाना उचित नहीं था। इसमें है माइकल डेरी सुबाकोई जेसिप करमाल AIR 2006 का है ये 101 में है मित्रों, यह साबित करने का भार किराएदार पर होगा जो संपत्ति मलिन क्षेत्र में स्थित थी। अगर कोई मलिन क्षेत्र की संपत्ति है तो वो उस किराएदार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको साबित करे कि मलिन क्षेत्र के भवन और भूमि का कब्जेदारी बेदखली किए जाने के संरक्षण में दिए गए दावा किया गया किराएदारों द्वारा इस तरह का विवादित संपत्ति के क्षेत्र में स्थित थी जिसके भवन को स्वामी से इनकार कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में अब निर्धारित किया गया था जहाँ की साबित करने के भार किराएदार को होगा उस संपत्ति को मलिन क्षेत्र में थी। ये नीलकंठ बनाम मल्लिका बेगम AIR 2822 का है ये। धारा 101 दोनों पक्षों के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के मामले में सबूत का प्रारंभिक व प्रश्न का महत्वहीन है। जब ऐसे बार और दोनों पक्षों के द्वारा साक्ष्य के रूप में दिया जाता है और सबूत के प्रारंभिक भार का प्रश्न महत्वहीन हो जाता है, न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखने और विवादित प्रश्न को विनिश्चित करना होता है। ये देवेंद्र सिंह बनाम मल्ला सिंह का केस है ये AIR 2003 एंड 166 का है ये धारा 101, 102, 111 सबूत का भार। मित्रों इसके संबंध में जानकारी आपको जरूरी है। 101, 102, 111 सबूत का भार। वैश्विक संबंध में सबूत की अनुपस्थित प्रतिवादी द्वारा उचित नहीं। वैश्वासिक संबंध के सबूत की अनुपस्थित में प्रतिवादी पर उचित नहीं। वाद इस घोषणा के लिए दाखिल किया गया था कि विक्रय बिलीकृत कूट रचित था। प्रतिवादी ने अभिवचन को विवादित कर दिया कि इस संबंध में कि क्या विलेख वैध की विवादक और विवेचना करने और तब द्वारा प्रतिवादी को सबूत का भार अधिरोपित करना उस समय उचित नहीं था जब विश्वासिक संबंध का अभाव हो। ये मित्रों इसमें व्यवस्था दी गई है। अनिल ऋषि बनाम गुरबख्श सिंह AIR का है SC का 1971 का है। 101 से 104 विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए क्षतिपूर्ति के मामले में सबूत का भार। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए वादी को यह साबित करना होता है प्रतिवादी गण के कार्रवाई को संस्थित की गई थी उस चालू रखा गया था कि उसे युक्त संभाव्य कारण के कारण अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया और उसने विद्वेषपूर्ण कृत्य किया तथा वह कार्यवाही वाद के पक्ष में समाप्त कर दी गई है। विधिक कार्यवाही चाहे कितने भी विद्वेषपूर्ण हो और संस्थित किए गए जाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती जब तक उन्हें युक्त संभाव्य कारण से बिना संस्थित ना किया गया हो। मित्रों तो ये फिलिप बनाम हिंदू भवन के परिपालन के सभा में इसमें केरला का केस है 2003 का। इसमें प्रावधानित किया गया है 101 से 105 सबूत का भार। जहां किसी मामले में जिसका वादी द्वारा वचन किया गया प्रतिवादी द्वारा उसका विरोध किया गया तथा वहां पर अब निर्धारित किया गया था ऐसे मामलों में वादी द्वारा विनिश्चित रूप से साबित किया जाना चाहिए तथा प्रतिवादी नकारात्मक रूप से न साबित किया जा सकता है। 101 से लेकर 105 के संबंध में व्यवस्था दी गई है। कांतिलाल पुरुषोत्तम ये दास पटेल का विधिक प्रतिनिधित्व बनाम दही जगदीश राठौर का केस है AIR 2003 गुजरात का केस है। इसके संबंध में व्यवस्था दी गई है कि जहां प्रतिवादी द्वारा नकारात्मक रूप से साबित नहीं किया जाना चाहिए था। इसमें 101 से लेकर 105 सबूत के भार के संबंध में व्यवस्था दी गई है। 101 से लेकर 108 मृत्यु के ठीक समय से कोई और उपधारणा नहीं की जा सकती है। जहां वादी ने जे के 6वें संपार्श्विक के रूप में संपदा का उत्तराधिकारी का दावा किया था वहां यह अब निर्धारित किया गया था कि भारवादी का था मृत्यु की तिथि को वह साबित करे
ऐसी स्थिति मित्रों ये बन जाता है 101 108 के अंतर्गत मृत्यु की ऐसी दावे के संबंध में कि वो साबित करे कि मृत्यु तिथि के पूर्व वो वादी के उसमें बहक में हिस्से में वो व्यक्ति रह रहा था और उस संपत्ति उसके वारिसान के द्वारा उसको प्राप्त की गई है। तो इस संबंध में उसको वादी का बर्डन ऑफ प्रूफ वादी का है। ये दर्शन सिंह बनाम गुर्जर सिंह का केस है। ये मित्रों 2002 का है, SEC का है। ये धारा 102 दान विलेख सबूत का भार, धारा 102 में है मित्रों, यह साबित करने का भार कि दान विलेख वैध या अदाता था, ऐसी दाता को अशिक्षित ये श्रीमती मल्लो सिंह बनाम बक्सवारी का है। ये केस अय्यर का है। धारा 104 में जार कर्म का सबूत, याची केवल यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने मामलों के अधिसंभावतों को प्रबल व साबित करे जो उसे युक्त संदेह से परे संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में परिस्थिति की साक्ष्य पर ध्यान दिया जा सकता है। मित्रों ये केस है पशुपौन सब गांधी बनाम सरियाली गांधी का है। ये मद्रास का केस है। धारा 105 साक्ष्य अधिनियम, ऐसे मामलों में जिनमें विशिष्ट तथ्य साबित करने का भार पक्षकार का होता है, जहां अभियुक्त पाकिस्तान चला गया हो, ये व्यवस्था दी गई है। ऐसे मामलों में उसका तथ्य का भार उसी व्यक्ति को बनता है कि पक्षकार को कैसे साबित ये करे। मसूद खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का है। ये अभियुक्त के पास के अनुपात में अधिक संपत्तियां पाई गई थी। ये महाराष्ट्र राज्य बनाम महादेव रामचंद्र का है। ये AIR का है, क्रिमिनल लॉ का है। और सिकनी काश्तकारी बनाम ये भी है। जेना जोसफ बनाम मीरा बेला का होटल का है मामला। ये धारा 105 सबूत के भार का प्रश्न, महत्वहीन जब दोनों पक्षकारों से मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर दिए गए हो, यदि मान लिया जाए कि सबूत का भार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के संशोधित प्रावधानों के संदर्भ में सुसंगत थे, तो सुसंगत नहीं होगा कि जब दोनों ही पक्षों ने पेश कर दिए गए थे, और यह केवल सुसंगत होगा जब वह व्यक्ति जिस सबूत के भार का कोई भी साक्ष्य पेश करने में असफल हुआ। ये व्यवस्था दी गई है अरुभिगम बनाम सुंदर अम्बाल के केस में है। ये धारा 106 बचाव के तथ्य उन तथ्यों को सिद्ध करना विशेष जो अभियुक्त के द्वारा जानकारी में हो, सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति का ही सिद्ध करने का भार है। इसमें जब हत्या की घटना अभियुक्त के घर में ऐसे समय पर हुई जब अभियुक्त अकेला उपस्थित था, जब वह अकेला ही जानता था कि वास्तव में क्या हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त अपना वृत्तांत अर्पित करने के लिए बाध्य था। घटना कैसे घटी यह सच है। प्रावधान अपराध को सिद्ध करने का भार अभियोजन के अभियुक्त पर नहीं डालता है, परंतु वह उन तथ्यों को सिद्ध करने का भार इनकार भी नहीं कर सकता है। केवल उनकी जानकारी में ऐसे मामले अभियुक्त अपीलार्थी को स्पष्ट किया कि कैसे उसकी पत्नी की मृत्यु हुई तथा किसमें उसकी हत्या को झूठा व सोच समझकर फंसाया गया है। ये धारा 106 प्रिज्यूम करती है कि सबूत का भार उस अक्यूज का माना जाएगा जिसकी परिस्थिति में उसके मौजूदगी में उसकी मृत्यु हुई है। ये सबूत का भार प्रिजम्पशन माना जाएगा। 106 के अंतर्गत उस अभियुक्त का दायित्व बनता है कि वो साबित करे किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई। संपत सिंह बनाम राजस्थान, ये 2006 का है, RD 490 का है। ये धारा 107 108 व्यक्ति की मृत्यु के विषय में सबूत का भार, विधवा की मृत्यु विवादित नहीं थी, अपितु विधवा की मृत्यु तिथि को विवादित थी और दोनों पक्ष की मृत्यु की तिथि को साबित कर पाने में असफल हो गए, किंतु न्यायालय द्वारा इस प्रावधान के अधीन यह अवधारणा करेगा जिसकी मृत्यु हो चुकी, क्योंकि उसके विषय में उन लोगों के 7 वर्ष की अवधि तक कोई सुना नहीं था और अस्वाभाविक रूप से उसके विषय में जानते हुए जीवित थी। और अब निर्धारित किया गया कि बाद में संशोधित किए गए विधि और 7 वर्ष के पुरुष की मृत्यु हो चुकी थी। ये मित्रों केस है लालचंद मारवाड़ी बनाम महंत रूपागिरी में ये प्रावधानित किया गया है। AIR 1929 का है। इसमें व्यवस्था दी गई है। इस क्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम अनुराधा का ये केस है, 270 का है। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 2009 के संबंध में। इसमें भी ये व्यवस्था दी गई है कि व्यक्ति की मृत्यु के विषय में सबूत का भार वहाँ उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, किस परिस्थितियों में हुई, वो साबित करे। धारा 110 स्वामित्व, धारा 110 साक्ष्य अधिनियम स्वामित्व है। संपत्ति कब्जे को साबित करने का भार, संपत्ति का कब्जा कब्जेदारी के स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत प्रदान करता है तथा सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उसके स्वामित्व से इनकार करता है, खंडनीय होगा। उपधारणा को आकृष्ट होती है जब कब्जा प्रथम दृष्टया विधिपूर्वक हो और विरोधी पक्षकार का कोई स्वत्व न हो।
इसमें ये केस है मुख्य वन संरक्षक बनाम कलेक्टर, AIR 2003 का है। इसमें व्यवस्था दी गई है मित्रों कि स्वामित्व जो है संपत्ति के कब्जे को साबित करने का उस व्यक्ति का कंप्लीट उसका भार साबित करने का उस व्यक्ति के धारा 110 के अंतर्गत 110 में स्वामित्व का सबूत है। दारा पट्टेदार में हैसियत वर्ष 1902 के दीर्घकालीन कब्जा में थे और शांतिपूर्वक उपयोग कर रहे थे। वहां पर अब निर्धारित किया गया कि धारा 110 की उपधारणा लागू होगी, चूँकि उपधारणा को खंडित करने का कोई साक्ष्य विरोधी पक्षकार द्वारा पेश नहीं किया गया था। इसलिए बंदोबस्त आयुक्त का आदेश को भूमि पट्टेदार को पट्टा भूमि दी थी जो वैध था। ऐसी स्थिति में धारा 110 के प्रावधान लागू होंगे साक्ष्य अधिनियम के। ये मुख्य संरक्षक बनाम कलेक्टर AIR 2003 का भी है। ये धारा 112 शिशु की पैतृकता पर साबित करने के लिए DNA की परीक्षण की वैधता 112 के अंतर्गत है व्यवस्था। शिशु की पैतृकता को साबित करने के लिए DNA की परीक्षण का आदेश केवल अपवादिक और उचित मामलों में दिया जा सकता है। अपवादिक मामलों में दिया जा सकता, सब मामलों में DNA परीक्षण का नहीं कराया जा सकता है। और यदि शिशु के हित में हो तो इसे सामान्य मामलों के रूप में निर्देशित नहीं किया जा सकता है। और परीक्षण का आदेश करने के दौरान कारणों को लेखबद्ध किया जाना चाहिए। जिस समय परीक्षण किया जाएगा और DNA का टेस्ट कराया जाएगा उसको लेखबद्ध उसमें किया जाए, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हो किस कारण से उसको DNA टेस्ट कंपलसरी है, DNA टेस्ट कराया जाए। ये सुनील एकनाथ त्र्यंबक लीलावती सुनील त्र्यंबक का है केस, बॉम्बे का है 2006 में। इसमें DNA के संबंध में आदेशित किया गया था। ये धारा 112 विवाह विच्छेद की याचिका। DNA एक परीक्षण नैसर्गिक न्याय है। DNA जो परीक्षण एक नैसर्गिक न्याय है। वैवाहिक विवाद में पत्नी को यह अभिवचन था कि पति के अन्य स्त्री से शिशु का पिता था। शिशु की पैतृकता को साबित करने के लिए DNA परीक्षण किया गया था। क्योंकि शिशु और शिशु की माता की कार्यवाही को पक्षकार नहीं थी, अतएव उन्हें सुने बिना शिशु को DNA परीक्षण का निर्देश करने वाला आदेश नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन होगा। ऐसी स्थिति में उस माता को सुना जाना चाहिए, तब उसके बाद DNA के परीक्षण के आधार पर सीधा न्याय नहीं किया जा सकता है। ये सुनील एकनाथ त्र्यंबक बनाम लीलावती सुनील त्र्यंबक का केस है। 112 के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई कि विवाह विच्छेद के मामलों में DNA के आधार पर विवाह विच्छेद नहीं किया जा सकता, उसकी माता को सुना जाएगा। धारा 112 शिशु संतान के पितृत्व के साबित करने के लिए DNA की परीक्षण की वैधता। इसका आदेश केवल संतान के हित में अपवादिक और उचित मामलों में ही दिया जा सकता है। एक अपवादिक रूप में इसको DNA को टेस्ट कराया जा सकता है और ये कंपलसरी DNA का टेस्ट नहीं है। मात्र इस कारण कि किसी पक्षकार का पितृत्व तथ्य को विवादित कर दिया गया तो न्यायालय को विवाद समाधान कर देने की स्थिति में DNA एक परीक्षण एक ऐसे अन्य परीक्षण का निर्देश नहीं करना चाहिए। पक्षकारों को निर्देशित कर दिया जाना चाहिए कि पैतृक और तथ्य को साबित करने को न साबित करने के तथ्य पेश करने और विधि न्यायालय यह पाता है ऐसे साक्ष्य के आधार पर अनुमान या विपरीत अनुमान को करना संभव। ऐसे विवादित विषय को समाधान और DNA परीक्षण किए बिना कर सकता है। DNA परीक्षण को निर्देश दे सकता है, अन्यथा नहीं। अन्य शब्दों केवल अपवादिक और उचित मामलों में हो जहाँ को परीक्षण विवाद के समाधान के लिए अनिवार्य हो जाता तथा न्यायालय ऐसे परीक्षण को निर्देश कर सकता है। DNA परीक्षण को निर्देश दैनिक क्रियाकलाप के रूप में नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के कारण अभिलिखित करने चाहिए। इस प्रकार क्यों मामलों में परीक्षण का विवाद और समाधान करने के लिए आवश्यक व अनिवार्य है। ऐसे अनिवार्य इसलिए है क्योंकि वैवाहिक तथा उत्तराधिकार संबंधी मामले में ऐसे परीक्षण परिणाम पर होता है और संतान को दोगला और माता के चरित्रहीन महिला के रूप में मान लिया जाता है और संतान को मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसी स्थिति में DNA एक औपचारिक साक्ष्य के रूप में माना जाता है। DNA जो है अपवाद के रूप में परीक्षण कराया जा सकता है। DNA जो है मस्ट कंपलसरी न्यायालय द्वारा नहीं कराया जा सकता है। अपवाद के रूप में अपवादिक रूप में कराई जा सकती है, जहाँ की न्याय निर्णय होना संभव नहीं। ऐसी स्थिति में DNA कराया जा सकता है 112 धारा साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। धर्मजता का सबूत भार किसी व्यक्ति पर होता है, प्रतिवादी गण द्वारा दर्शाने के भार होता है। मृतक तथा उसकी विधिक रूप से विवाहित पत्नी के मध्य उस संबंध में संभोग नहीं किया था जब उसकी संतान का गर्भाधान हुआ था। इसे ठोस विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने का सभी साबुत किया जाना चाहिए। रतन बनाम कस्तूरी का है, AIR NCO का अलग यहाँ जो
HI 994 का है ये। इसमें यह साक्ष्य पेश करने के साबित किया जाना चाहिए, लेकिन अपवाद के रूप में DNA हर मामले में DNA कंपलसरी नहीं है। धारा 112 DNA एक परीक्षण है। महिला आयोग द्वारा किया गया आदेश उचित। महिला ने यह घोषणा करनी चाहिए कि वह अपीलार्थी की वैध विवाहित पत्नी थी और महिला से उसकी धर्मज पुत्री थी। DNA परीक्षण में ऐसी सकारात्मक थे कि महिला तथा उसकी संतान इस संकट से उन्मोचित कर देती कि कोई वर्षों तक उसे सहन कर सके। और यद्यपि DNA परीक्षण का प्रयोग मामलों में सामान्य रूप से आदेश किया जा सकता था, फिर भी अपवादिक मामले में यह संभव था। महिला आयोग DNA परीक्षण का आदेश उचित था। ऐसी स्थिति में महिला आयोग के सामने अगर कोई महिला पहुंच जाती है तो उसके संबंध में न्याय निर्णय जो महिला आयोग अगर ले लेकिन नहीं DNA कराना इसके लिए कंपलसरी है, जहाँ पुत्री को चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं कि पुत्री इसकी है कि नहीं है उसको। ऐसी स्थिति में DNA अगर महिला आयोग आदेशित करता है तो DNA जो न्यायालय द्वारा कराया जा सकता है। ये जोसेफ बनाम स्टेट ऑफ केरल का है, 2006 का है केरला का। ये एक धारा 112 में ही संतान की धर्मिता का सबूत, जहां जन्म प्रमाण पत्र की कार्यवाही ऐसे नामकरण प्रमाण पत्र के आधार पर की गई जिसको यह तथ्य नामकरण संबंधी अभिलेख का अध्ययन की जांच धर्म माता पिता के समक्ष किया गया है, धर्म माता पिता के साथ व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित था, वहां अब निर्धारित किया गया है कि नामकरण प्रमाण पत्र वैध था। नामकरण प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र की कार्रवाई धर्मजत्व की वैध रूप से मान्य किया था। ये 112 में ही प्रावधान थे। लुइस काइटनो बीगम बनाम इलेक्ट्रॉन मेराइन AIR कोस्टा का है, ये केस ACCR का है। ये धारा 112 से 120, इसमें शब्द पहुँच अर्थ का सबूत, शब्द पहुँच तथा पहुँच का न होना विवाह संबंधी मामलों के महत्वपूर्ण शब्द है और न्यायालय ऐसे कलात्मक शब्दों को उचित परिप्रेक्ष्य में अर्थान्वयन करना चाहिए और बेतुके ढंग से इसका अर्थान्वयन करना चाहिए। शब्द पहुँच व्याख्या वैवाहिक संभोग के लिए अवसर के संकेत के रूप में की जानी चाहिए है। किसी अन्य भौतिक तथ्य व सम्मान इसके प्रत्यक्ष व परिस्थितिक साक्ष्य अथवा साबित किया जा सकता है। संबंधित पति व पत्नी के माध्यम से प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। HT बीरा रेड्डी बनाम किस्तकन्ना AIR मद्रास का है। ये धारा 113 साक्ष्य की गुणवत्ता व बहुलकता की औसतता, ये साक्ष्य की गुणवत्ता और बहुलकता के संबंध में धारा 113 में प्रावधानित किया गया है। क्या उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या उसकी बहुलता होनी चाहिए। इसके संबंध में 1872 134 में स्पष्ट होती है कि न्याय प्रशासन अभिभावक और बनाकर नुकसान पहुँचाया जा सकता है और मात्र तथ्य साबित न करने के लिए आवश्यक होती है। ये 113 खा उपधारणा 113 खा उपधारणा क्या है। धारा 113 खा के अधीन उपधारणा निकाले जाने वाले के पूर्व निम्नलिखित अपेक्षाओं के कारण किए जाने की अपेक्षा की जाती है। नंबर का, स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों में अथवा होती है, कोई भी दाह व शारीरिक उपहत की जाती है। यह दर्शित किया जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति या किसी अन्य संबंधी द्वारा क्रूरता उत्पीड़न के अधीन रखा गया था। ऐसे क्रूरता व उत्पीड़न को दहेज की मांग के संबंध में होना चाहिए। ये 3 जो उपबंध दिए गए हैं, इसमें धारा 113 का प्रिज्यूम करेगा कि ये तीनों शर्तें उसमें जो है लागू होनी चाहिए। क्या उपधारणा की जाएगी इसके संबंध में ये होना चाहिए। पूर्वक तथ्य साबित किए जाते हैं जो मृत्यु के दहेज मृत्यु कहा जाएगा। यदि एक बार पूर्वक तथ्य को अभियोजन द्वारा साबित किए जाते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 खा के अधीन उपधारणा की जाएगी। ये धारा 113 के अंदर प्रिज्यूम किया जाएगा कि अगर ये तीनों शर्तें लागू हुई हैं तो ये दहेज परिधि के अंतर्गत आएगा और उसको सजा मिलेगी। धारा 114, इसमें ये तीरथ कुमारी बनाम हरियाणा राज्य का है, 2005 का। धारा 114 कब्जे के तथ्य का प्रश्न, प्रतिवादी का परीक्षण किए जाने का प्रभाव। धारा 114 अनुज्ञेय उपधारणा। धारा 114 अचल संपत्ति को बेचने के करारनामा के प्रतिकूल अनुमान। जहां अचल संपत्ति को बेचने के करार को विक्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपालन को बाद दाखिल किया गया, प्रतिवादी द्वारा विक्रेता अपने मामलों में समर्थन के साक्ष्य देने के लिए नहीं आया था और अब निर्धारित किया गया था उसके द्वारा स्थापित किया गया मामले को सत्य नहीं था, इसके पति और उसके अटॉर्नी के रूप में बचाव साक्षी के रूप में उपसंजात हुआ, तो ऐसा नहीं माना जा सकता वह प्रतिवादी की क्षमता को उपस्थित हुआ था।
ये रंजना नागपाल बनाम देवी अय्यर का है, एसपी का है। धारा 114 के अंतर्गत ही ये साक्षी की घटना के पश्चात होने वाले आचरण किसी निर्दिष्ट दिशा को भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसके संबंध बलात्कार का दांडिक विचारण के मामले में परिवादी की मानसिक आघात के स्थित कथन किया गया, जो अपराधी और बलात्कार किए जाने के पश्चात उसका अत्यंत जघन्य अपराध पत्नी को खो दिया था, उसके जीवन में खतरे की आशंका थी, इसलिए ऐसा जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ना जो भिन्न भिन्न रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। ये स्टेट ऑफ उड़ीसा का दिवाकर नायक का केस है। 114 प्रतिकूल अनुमान है। 114 विधायिका का आशय क्या है। 114 दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के ढंग को संबंध में आपत्ति है। सबूत के ढंग में संबंध में आपत्ति का समुचित अवस्था उठाया जा सकता है, जहाँ की पक्षकार को द्वारा ये ऐसी आपत्ति उठाई जाती है तो ये और जब उस दस्तावेज को दिखाया गया है तो इसमें इस दस्तावेज के पश्चातवर्ती अवस्था को उठाया गया था और अस्वीकृत किया गया था, क्योंकि वो धारणा की जाएगी प्रतिवादी ऐसे अनियमितता को माफ़ कर दिया था। ये हरियाणा का केस है। अर्बन डेवलपमेंट बनाम सतपाल गुप्ता का है। धारा 114 में दस्तावेज साक्ष्य की प्रामाणिकता है। ये जहां विद्युत परिषद के दस्तावेज पेश किए गए हैं उस अवधारणा की जा सके कि इसमें सामान्य प्रतिकूल दस्तावेज को अनुरक्षित रखा गया था और दस्तावेज की आधार पर चुनौती ये कूट रचित थे, किसी समर्थनवादी दस्तावेजी के अभाव में वो मान्य नहीं थे। ये उमिया ग्लास इंडस्ट्री बनाम इंदौर स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी का एक्ट का है। ये धारा 114 का ये सामुदायिक संपत्ति के बंटवारा का है। सामुदायिक संपत्ति के बंटवारे जो कौटुंबिक संपत्ति होती है उसके प्रबंधन और उसको स्पष्ट किया गया है कि जहां उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था और अवधारणा की जा सके कुटुंब के लाभ के लिए अर्जन सुनिश्चित किया जाता है, ऐसी संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है। इस प्रकार की संपत्ति जहां सामुदायिक कौटुंबिक प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा किया जा सकता है। और पकियाम अम्माल बनाम पाटा अम्माल का हायर मद्रास का केस है। धारा 114 से तथा 73 में साक्ष्य के समाप्त हो जाने के वादी के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं किया जा सकता है। इसमें प्रतिकूल अनुमान नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध धारा 114 और धारा 73 के उपबंधों को लागू किया गया है। ये कल्याण सिंह बनाम इंजीत सिंह का मामला है। ये धारा 114 101 रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख संबंध में उपधारणा। रजिस्ट्रीकृत विलेख के अंदर में उपधारणा की जा सके कि सत्यता को उपधारणा कराती है और संबंधित करने का भार वास्तविक नहीं था और व्यक्ति पर होता है जो अभिकथन करता है ऐसा नहीं था। इसमें गोविंद अनंत गोखले का दशरथ देवा गोलवेकर केस है 2006 बॉम्बे का है। ये धारा 115 चुप्पी द्वारा विबंधन, जहां केवल विबंधन ऐसा हो जो चुप्पी के द्वारा साधित किया जाता है, जो केवल विनिश्चय और सक्रिय घोषणा नहीं है और से आधार पर गठन करती विबंधन मौन रहकर भी शब्द बोलकर भी उत्पत्ति न होती, ऐसी मौन द्वारा विबंधन मौनकुलता के गठन करने के लिए आवश्यक और प्रतीक होना चाहिए। विबंधन किए जाने वाले पक्षकार को द्वारा सद्भाव बोलने वाले बाध्य होने चाहिए और विबंधन द्वारा किए जाने वाले पक्षकार को ऐसे मौन को विश्वास किया जाता था और स्थिति को अपने विपरीत बदल देने के लिए इसमें दिग्भ्रमित हुआ था। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का केस है, अशोक कुमार अय्यर का है। धारा 115 में मित्रों है विबंध संपत्ति के संदर्भ दिए गए वाद के बदले जाएंगे, जबकि सच याची के द्वारा जार्ड नियत को न्यायालय के द्वारा समझ विरोध किया गया और पार्टियों के बीच में कोई भी मध्यस्थ के संबंध में सहमति नहीं हुई, लेकिन यह विरोध स्वीकार किया गया था और याची के द्वारा दायर किया गया क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर खारिज कर दिया कि इसके पश्चात विधिक सलाह लेकर मामले को स्वीकारते हुए निम्न साथ में प्रतिवादी के विरोध किया गया और याची के आधार प्रस्तुत किया था। पक्षकारों के बीच मध्यस्थता संबंधी सहमति के अस्तित्व में था और गलती से कानून को गलत समझकर उसके पक्ष में कोई वचन देता तो कोई मध्यस्थता के संबंध में सहमति नहीं थी और उसके बाद अपना पक्ष बदलने से रोक दिया था और मध्यस्थ सहमति लेने के लिए की गई थी। ये गुप्रे चिमिक तुनियासिन बनाम सर्दन पेट्रोकेमिकल का इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एआईआर केस है, एससी का है। इसमें व्यवस्था दी गई है विबंधन के संबंध में। धारा 116 के अंदर विधिक कार्य को स्वामी और विवाहित पत्नी द्वारा बेदखली की याचिका प्रस्तुत की गई। किराएदार याची की अवैध पत्नी द्वारा नियुक्त किया गया था कि वह जमीन की स्वामिनी होने से इनकार नहीं कर सकती है। याची बाद में बेदखली की प्रार्थना पत्र देता है कि उसके द्वारा पक्ष में निर्णय व डिक्री किया जाए आधार पर वह एक गलत आदमी को दिया गया था, जबकि बेदखली के बाद में न्यायालय को निर्णय के लिए जरूरी होता है कि क्या मकान के मालिक किराएदार के बीच में स्वामित्व का प्रश्न नहीं है। इसमें ये भोगड़ी काबू नाना बनाम मुरगाना का मद्रास का केस है। ये 2004 का है। धारा 116 ये प्रिज्यूम करेगी पट्टेदार के विरुद्ध प्रधान पट्टेदार द्वारा बेदखली के बाद में विरुद्ध विबंधन
जहाँ वाद को लंबित रहने के दौरान मुख्य पट्टेदार को पट्टा को समाप्त हो जाने के बाद में पट्टाकर्ता द्वारा मुख्य पट्टेदार के विरुद्ध दाखिल किया गया तो वहाँ से ऐसे निर्धारित किया गया ऐसे वाद पट्टेदार को बेदखली की धमकी का गठन करता है। उक्त पट्टेदार के द्वारा मुख्य पट्टेदार के स्वतः से इंकार करने से हकदार था और ध्वस्त परिषद के किराएदार का वास्तविक बेदखली स्वतः बेदखली में जारी करने के लिए आवश्यक नहीं था। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, विठल भाई का केस है, ये 2002 कलकत्ता का है। ये धारा 116 में ही विबंधन का नियम भवन स्वामी और प्रविष्ट किए गए किराएदार जब तक कब्जे में है स्वतः से इंकार नहीं कर सकता है। ये धारा 116 में भी प्रिज्यूम किया गया है। ये कोला लाल बनाम राजकुमार सिंह 2003 का है, IR केस का है। 118 शीर्ष साक्षी का साक्ष्य की ग्राह्यता। अब मित्रों ये जानना जरूरी, धारा 118 की शीर्ष साक्षी की ग्राह्यता विधि में शीर्ष साक्षी की साक्ष्य अभिलिखित करने के दौरान न्यायालय का कर्तव्य अधिरोपित रखा गया साक्ष्य देने के समक्ष शिष्य के पूछे गए प्रश्नों को समझने और तार्किकता को प्रश्नों को सही जवाब देने को साक्षी योग्य है या नहीं वो न्यायालय पर निर्भर करता है। और साक्षी को सक्षम साक्षी होना पाया जाता है भले वह शपथ लेने के लिए सक्षम न हो और शपथ लेने से कोई लोभ न हुआ हो, कार्रवाई को अवैध नहीं कर देगा अथवा साक्ष्य को अग्राह्य नहीं कर देगा। सामान्यतः नियम साक्षी को ग्राह्य को स्वीकार किए जाने के पक्ष में होती है। यद्यपि ईद महत्व कर दिया जाना चाहिए, स्वाभाविक रूप से न्यायालय का विचार विमर्श का मामला होता है। जब तक न्यायालय अन्यथा विचार न करे तब तक वह हमेशा सक्षम साक्षी होता है। ऐसे स्थिति में मित्रों न्यायालय की सत्यनिष्ठा को और जवाब की तार्किकता को समझने की शक्ति उस शिशु के अंतर्गत है कि नहीं और इस शिशु न्यायालय के प्रश्नों को सही ढंग से समझ पाता और सही जवाब दे पाता है कि नहीं दे पाता। न्यायालय को उसको उदाहरण करना है कि ऐसे साक्षी को हम साक्ष्य पेश करने के लिए सक्षम पाता है तो साक्ष्य में वो ग्राह्य है 118 के अंतर्गत और सजा देने के लिए उस शिशु का साक्ष्य जो बयान होना वो पर्याप्त आधार है। धारा 118 शिशु साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए जहाँ का अन्य साक्षी द्वारा संप्रोषित न हो। शिशु साक्षी का मूल्यांकन जो है बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये भगवान सिंह बनाम स्टेट ऑफ MP का केस है। 118 में शिशु साक्षी का विश्वसनीयता। शिशु साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीयता होना पाया गया वहाँ ऐसे मात्र विचारणा न्यायालय के द्वारा असफलता का लोभ किया गया नकारा नहीं जा सकता है। धारा 118 संपठित 4 परंतु सब अधिनियम 1969 के दिन प्रारंभिक परीक्षण करता है। ये शिशु विश्वसनीयता के संबंध में है। ये धारा 118 में 118 शिशु साक्षी के विश्वसनीयता के संबंध में है। धारा 118 59 60 व्यक्ति को साक्ष्य देने की सक्षमता की अपेक्षाएं हैं। ये जब कभी साबित किया जाने वाली मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में होता था साक्ष्य प्रत्यक्ष और सबूत साक्ष्य में होना चाहिए। ये ममता देवी बनाम पुष्पा देवी केस है 137 में है। वादी में साक्ष्यों की परीक्षा प्रतिरूपित प्रतिवादी के द्वारा अधिकार और साक्ष्यों वादी की परीक्षा के रूप में यह अधिकार नहीं कि अपने द्वारा साक्ष्य में लाए जाने साक्ष्य की प्रतिकूल व प्रतिपरीक्षा किया जिसमें प्रतिवादी द्वारा पेश किए जाए क्योंकि लिखित कथन और के मामले में स्थापित किया जा सकता है। ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। ये धारा 137 से 138 में एक अन्य सह प्रतिवादी द्वारा प्रतीक्षा की अनुज्ञता है। इसमें धारा 145 बयान की विश्वसनीयता साक्ष्य के रूप में बैठता है। 145 में किसी भी बयान किसके विषय में साक्षी होने का कथन किया गया है जो वैध नहीं माना जा सकता है उस पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर नहीं है या उस पर मजिस्ट्रेट की मोहर नहीं है। ये राजेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार का केस है। ये धारा 145 पुलिस के समक्ष दिया गया बयान सिविल कार्रवाई के प्रयोग में किया जा सकता है। और ये रंजीत मातोंडकर जेई बनाम मैथिलियास का केस है। ये क्रिमिनल लॉ जजमेंट है बॉम्बे का। धारा 157 मृत्युकालीन घोषणा करने वाले व्यक्ति का जीवित बच जाना साक्ष्य दिया जाना। घोषणा यदि मजिस्ट्रेट के समझ किया गया उसका उपभोग किए गए अभिसाक्ष्य के संपुट का खंडन करने के लिए किया जा सकता है। 157 किसी भी प्राधिकारी के द्वारा तथ्य और अन्वेषण करने के लिए वैध के रूप में सक्षम है और समझ उसके तथ्य के साक्षी के रूप में दिए गए पूर्ववर्ती कथन को सबूत दिए जाने की अनुमति प्रदान करती है किंतु उसका प्रयोग केवल ऐसे साक्षी परिसाक्ष्य के संपुट किए जाने के लिए सीमित है। जहाँ ऐसी मृत्यु 157 में व्यवस्था दी गई है मृत्यु अगर DD अगर कोई लिया जाता है अगर मृत्यु उसकी नहीं होती बच जाता है तो वो तर्क के लिए उसके लिए परीक्षा के लिए वो साक्ष्य उपस्थित होगा उसे परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। उसमें उसका जो भी अभियुक्त को लाभ अगर मिलना होगा तो उससे लाभ मिल सकता है अन्यथा
लाभ उसको नहीं मिल सकता, दोष सिद्धि हो सकती है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के संबंध में ये उल्लंघित की गई है। ऐसी साक्ष्य व्यवस्था जो दी गई है, ये साक्ष्य आपको बहुत ज़रूरी है मित्रों। इसके संबंध में अभी हम कुछ और उपबंध आपको हम बता रहे हैं। ये धारा 157 में है, उचित तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य संपुष्ट करने के लिए साक्षी पूर्ववर्तन कथन को साबित किए जा सकेंगे। और ये इसमें ये समझा गया है मित्रों, किसी साक्षी को परिसाक्ष्य के संपुष्ट करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उचित संबंधित उस समय पर लगभग जब तक घटित नहीं हुआ कि और उसके तथ्य करने के लिए विधिक और सक्षम प्राधिकारी के द्वारा समक्ष पूर्ववहन कथन को साबित नहीं किया गया है। ये साक्षी के पूर्व कथन को ग्राह्य होना, ये प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ विटनेस है। ये चंद्र सिंह बनाम रामकृष्णन का है। ये कथनों को स्वीकृत करने के लिए शर्तें हैं, कंडीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग है। और ये समय उसके आसपास का एक्ट ऑफ अबाउट टाइम है। और ये इस तरीके से मित्रों तथ्य और अन्वेषण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कथन है, स्टेटमेंट है ये। और ये अन्वेषण के शब्द का अर्थ है इन्वेस्टिगेशन ऑफ मीनिंग, क्या इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से की जाएगी और क्या कथन एक दूसरे को संसूचित किया जा सकता है। और संपुट किए जाने वाले साक्षी को न्यायालय द्वारा कहने की आवश्यकता पड़ती पूर्ववर्ती कथन को विटनेस ऑफ कार्बोरेटिव, कौन से विटनेस कार्बोरेटिव होंगे। 10 साक्षी के किसी द्वारा निश्चित तौर पर कथन को करना, द विटनेस मस्ट ऑफ द सेम फैक्ट। ये 12 पूर्ववाद में की गई प्रतिलिप है, कॉपी ऑफ प्लेंटी प्रीवियस सूट है। और धारा नेक्स्ट एक मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की गई शिनाख्त संबंधी ज्ञापन है। 18 में एक अपराधी का कथन है, स्टेटमेंट ऑफ ए कंप्लेंट्स, एक बार पूर्व किए गए कथन को अभिकथित करने के प्रश्न पर। दूसरा मामला रामेश्वर सिंह बनाम राज्यपाल का है। 19 में साक्षियों के पूर्व कथन का विश्वास किया जाना, उसका प्रयोग किया जा सकता है। 21 में है दंड प्रक्रिया संहिता धारा 163 साक्षी के कथन को स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 161 CRPC में यह व्यवस्था दी गई, निवेदित किया गया कि साक्षी को भिन्न वृत्तांत प्रस्तुत किया है। न्यायालय को अभिसाक्ष्य के समय अभियोजन के मामले में बहुत अधिक संशोधन किया गया। न्यायालय उसके समक्ष साक्षियों के द्वारा इस प्रकार के कथित संशोधन लोभ के परिप्रेक्ष्य में अंदर आता कथन को खंडित करने के लिए धारा 161 के अधीन कथन को सत्य मात्र एक खंडन था जिसको विधित साबित किया जा सकता है अथवा अभियुक्त के द्वारा उसका प्रयोग किया जा सकता है अथवा इसको लोप नहीं माना जाता है, साक्षियों के कथन का एक आधार व त्यजन कर दिया जा सकता है। 161 CRPC के लिए अभियुक्त को उपधारणा की जाएगी, वो खंडन करने के लिए उसका उपयोग कर सकता है और साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है तथ्यत्रम को मिलाने के लिए। और ये एक पंचनामा की उपयोगिता है। पंचनामा क्या उपयोगिता है मित्रों, इसमें पंचनामे का प्रयोग धारा के अधीन में किया जा सकेगा, धारा 22 के अंतर्गत। और ये धारा 23 में ये बली बनाम उपरजती बनाम राज्य का है, ये केडिया भवन बाद इस्लामी मोहम्मद का केस है ये। और धारा 23 में आदेश नियम 18 संपुट अभियुक्त की आयोग की रिपोर्ट है, रिपोर्ट आप कमिश्नर की है। और ये 24 में एक अभियुक्ति द्वारा पूर्व कथन है, सुपुर्द करने वाले मजिस्ट्रेट का समझ कथन है। और 26 में प्रथम सूचना रिपोर्ट है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सारभूत साक्ष्यों का गठन नहीं करती है इसका, तथापि साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अधीन इसके प्रस्तुतकर्ता संपुट करने वाले प्रयोजनार्थ के रूप में कथन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके पूर्व प्रस्तुतकर्ता संपुट कर सकता है और न किसी दूसरे व्यक्ति की। ये 26 में धारा 27 में प्रथम सूचना रिपोर्ट की ग्राह्यता, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी। ये जब प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त के द्वारा दी गई अपराधी बनने और तथ्यों की स्वीकृति के साथ साथ संस्वीकृति संबंधी कथन को अंतर्विष्ट करता, दूसरा भाग जो संस्वीकृति अंतर्विष्ट करता है साक्ष्य के ग्राह्य नहीं होता है। अतएव प्रथम सूचना रिपोर्ट की अपेक्षा लुक्ड अप इंटो अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने का प्रयोजनार्थ नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी थाने जाने के स्वमेतव आत्मसमर्पण करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य कार्य उसके विरुद्ध बलवती परिस्थिति थी। ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायाधीश विजयवाड़ा का है। ये धारा 28 से मृत्युकालिक घोषणा का प्रयोग करने, घोषणाकर्ता को संतुष्ट करने के लिए जीवित यूज ऑफ डेंग डिक्लेरेशन। 158 में साबित कथन के बारे में जो धारा 32 और 33 के अधीन सुसंगत है, कौन सी ऐसी बातें साबित की जा सकती है, कौन सी ऐसी बात नहीं साबित की जा सकती है।
जब कभी कोई कथन धारा 32 और 33 के अधीन सुसंगत है और साबित कर दिया जाए कि चाहे उसे खंडन के लिए संपुट किया हो जिसके द्वारा वह किया गया हो और व्यक्ति को विश्वसनीयता के अधिविच्छित और पुष्ट करने के लिए सभी बातों को साबित की जा सकेंगी, यदि ऐसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाया गया है और उसके प्रतिपरीक्षा को सुझाई गई है तो सत्यता प्रत्यापन किया होगा और साबित की जा सकती है। यह धारा 158 के अंतर्गत मित्रों व्यवस्था की गई है। और ये इसी तरीके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 एक साक्षी की सुपुर्द करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के एक कथन को पश्चात मृत्यु हो गई और उस कथन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया गया विचारण सुपुर्द करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्षी द्वारा किया गया कथन को साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के अधीन सत्य न्यायालय को अंतरित कर दिया गया है। अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के अधीन साबित किए गए कथन को विरोध करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित संपूर्ण कथन का प्रयोग करना चाहता था और अब निर्धारित किया गया कि अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के अधीन साबित किए गए कथन का विरोध करने का प्रयोजनार्थ उस संपूर्ण कथन का प्रयोग करने का हकदार था। 164 से अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है तो 164 से उसका क्रॉस नहीं कर सकता है, अगर जीवित नहीं है तो उससे क्रॉस नहीं कर सकता है। नियमित खान बनाम इम्परर ये विचारण के पूर्ववर्ती कथन को साबित किया जाना जहाँ की स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस सब्सटेंटिव ऑफ स्टेटमेंट पीरियड अंडर सेक्शन 32 अंडर सेक्शन 32 के अंतर्गत है। ये इसमें 159 में समृद्धताजी करना 159 के अंतर्गत व्यवस्था दी गई। कोई साक्षी जबकि उस परीक्षा के अधीन और किसी ऐसे लेख को देखरेख करने के लिए स्वयं उसके संव्यवहार करने के समय जिसके संबंध में उसके प्रश्न किया जा रहा है और इसे शीघ्र पश्चात बनाया गया न्यायालय द्वारा इसे संभव समझता है वह संव्यवहार उस समय के लिए समृद्ध को ताज़ा तथा अपनी समृद्ध को ताज़ा कर सके। 159 में समृद्धि के लिए ताज़ा कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन जो भी विटनेस के लिए अपना बयान दे रहा है समृद्धि ताज़ी कर सकता है। रिफ्रेश साक्षी समृद्धि ताज़ी करने के दस्तावेज प्रतिलिपि उपयोग कर सकता है, समृद्धि के लिए दस्तावेज का उपयोग कर सकता है। ये 158 के अंतर्गत 159 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और साक्षी के द्वारा स्मरण को ताज़ा करना है, लेखन मुद्रण के द्वारा है ये। और मित्रों इसी तरीके से ये साक्ष्य अधिनियम के 160 में है। ये वर्णित दस्तावेज को कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य है। कोई भी साक्ष्य दस्तावेज में ऐसे धारा 159 के वर्णित के आधार पर वर्णित तथ्यों को चाहे उस स्वयं को तथ्यों के द्वारा विनिर्दिष्ट स्मरण नहीं हो परिसाक्ष्य दे सकेगा उस यकीन किसी तथ्य और दस्तावेज को ठीक ठीक अभिलिखित थे। 160 के अंतर्गत ये 161 में समृद्ध ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी अधिकार होना। और ये मित्रों 162 दस्तावेजों को पेश किया जाना 162 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। इस ग्राह्य के संबंध में 6 विशेषाधिकार दावा करने के लिए आधार है। और इस तरीके से मित्रों ये साक्ष्य अधिनियम की धाराएं जो है 165 में आ जाइए। प्रश्न करने व पेश करने के आदेश देने के न्यायाधीश की शक्ति है। ये 165 में न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों को पता चलाने के लिए उनका उचित सबूत प्राप्त कर सकता है और किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी को पक्षकार किसी भी सुसंगत विसंगत तथ्य के लिए कोई भी प्रश्न और चाहे पूछ सकेगा या दस्तावेज पेश कर सकने के लिए आदेश दे सकता है। और जो पक्षकार उसके अभिकर्ता को हकदार होंगे किसी भी ऐसे प्रश्न को आदेश के प्रति को आक्षेप करेगा और किसी प्रश्न को प्रत्युत्तर करने के लिए दिए गए किसी भी उत्तर को किसी साक्षी के न्यायालय की इजाज़त के बिना परीक्षा करने के हकदार होंगे। 165 में न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय को अधिकार दिए गए हैं प्रश्न पूछने का और दस्तावेज के संबंध में न्यायालय को अधिकार 165 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं। ये इसमें प्रावधानित किया गया, इसमें व्यवस्था दी गई है। मित्रों 167 में साक्ष्य के अनुचित ग्रहण अग्रहण के विषय में है। कौन सा साक्ष्य ग्रहण किया जाए कौन सा साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये साक्ष्य 167 में साक्ष्य का अनुचित ग्रहण व अग्रहण स्वयं किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए किसी विनिश्चित व उल्टे जाने के लिए आधार नहीं होगा यदि उस न्यायालय को उसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया और प्रतीक हो कि आक्षेपित ग्रहित व साक्ष्य के बिना विनिश्चित व नियोजित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य अथवा किसी भी अग्रहित साक्ष्य कर लिया गया होता तो उसके विनिश्चित फेरफार करना होना चाहिए। ये 167 के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कि अगर साक्ष्य कोई अनुचित है तो उसको ग्रहण अग्रहण
के विषय में सावधानी पूर्वक उसको न्यायालय को समझ जब पेश किया जाता है तो उसके संबंध में अध्ययन करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। किस तरीके से साक्ष्य कौन सा ग्रहण किया जाए, कौन सा ग्रहण नहीं किया जाएगा। दांडिक मामले में साक्ष्य की अस्वीकृति, सील प्रक्रिया, संक्षिप्त के आदेश। तो इस तरीके से मित्रों धारा 56 से लेकर के धारा 167 तक साक्ष्य अधिनियम के संबंध में आपका हम विस्तृत विवरण दे चुके हैं। और साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मित्रों साक्ष्य किस तरीके से न्यायालय में साबित की जाएगी, इस साक्ष्य के विधिक व्यवसायी के लिए विशेष इम्पॉर्टेंट आवश्यक है। आम आदमी के लिए भी जनता में होनी चाहिए कि हमारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है, विधिक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और साक्ष्य किस तरीके से दिया जा रहा है, साक्ष्य का इसमें क्या महत्व है। ये भी आम नागरिक और विधिक व्यवसायी को साक्ष्य की जानकारी मित्रों होना बहुत ज़रूरी है। अगले सेगमेंट मित्रों हम और जानकारी नेक्स्ट देंगे। मित्रों धन्यवाद।